उसकी माँ की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हुई थी, लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी हैरत की बात थी कि जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, वो उसी के मरने पर अपने प्रेमी को बार बार किस कर रही थी। और जब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता तो वो अपनी माँ की लाश के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। और वो एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक अपनी माँ के पास लेट कर अपने प्रेमी से संबंध बनाती रहती है। और आखिर में जब माँ की लाश में से बदबू आने लगती है, फिर जो घटना को वो अंजाम देती है। और आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी, ऐसा क्या हुआ था, पूरी घटना जानने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना तेलंगाना के हैदराबाद के हयात नगर इलाके की है। वहाँ पर रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम श्रीनिवास था, जो अपनी पत्नी और एक अपनी 19 साल की बेटी के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। और 15 अक्टूबर को वो अपने घर से ट्रक ड्राइवर के काम पर जाने के लिए निकलता है। सबसे अपनी पत्नी अपनी बेटी से बोल कर जाता है कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, तो मैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अच्छे से रहना, मुझे फ़ोन कर लेना। और वो निकल जाता है। और जब वो 24 अक्टूबर को वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर उसके गेट पर ताला पड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी रजीता को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो सोचता है कि शायद मेरी बेटी और पत्नी कहीं गए होंगे, इसलिए वो फ़ौरन अपनी बेटी कृति, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसको फ़ोन करता है। कृति फ़ोन रिसीव करती है। जब वो कृति से पूछता है कहाँ पर हो, तुम्हारी माँ कहाँ है, तो कृति बोलती है मैं तो विशाखापट्टनम घूमने के लिए आई हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ पर है। पिता बोलता है फ़ौरन तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ गायब है, तुम्हारी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कृति परेशान हो जाती है और कृति फ़ौरन 25 अक्टूबर को वापस आ जाती है और अपने पिता से पूछताछ करती है कि माँ का कुछ पता चला या नहीं चला, और माँ कब से गायब है मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ 22 अक्टूबर को यहाँ से विशाखापट्टनम टूर के साथ घूमने के लिए गई थी। और फिर पिता और बेटी मिलकर थाने में पहुँचते हैं, पुलिस कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। चारों तरफ पूरे हयात नगर में ये खबर हो जाती है कि जो रजीता थी, जिनकी उम्र 38 साल थी, वो गायब हैं। और इसी बीच पुलिस घर पर आती है, पुलिस तहकीकात करती है, सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही होती है। और पुलिस कृति से भी पूछताछ करती है कि आखिर तुम किस टूर के साथ विशाखापट्टनम गई थी। तो कृति बोलती है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन मेरा जो शक है मेरी माँ को गायब करने का, वो मेरे पिता के ऊपर है। पिता हैरान हो जाता है कि आखिर मेरी बेटी ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। और कृति का कहना था कि मेरा पिता मेरी माँ के साथ मारपीट करता था, आए दिन शराब पीकर मारता था, और मेरा शक यही है कि मेरे पिता ने ही मेरी माँ को गायब किया है। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई थी। और इसी बीच जो हयात नगर के रहने वाले बाल रेड्डी, जो कृति का एक फ्रेंड था, उसके पिता घर पर आते हैं जब उनको पता चलता है कि रजीता गायब हैं। और वो घर पर आकर जो ट्रक ड्राइवर श्रीनिवास थे उनसे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास 22 अक्टूबर को तुम्हारी पत्नी रजीता का फ़ोन आया था और उसने मुझसे ये बोला था कि मैं ज़रा अस्पताल आई हुई हूँ, मेरी बेटी घर पर है और मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी, जब तक मेरी बेटी कृति को आप अपने घर पर रख लेना। और कृति 2 दिनों से मेरे ही घर पर रह रही थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी पत्नी गायब हो गई, मुझे बहुत दुख है। वहीं जब श्रीनिवास ये बात सुनते हैं कि मेरी बेटी हयात नगर में आई थी और मुझे ये बता रही थी कि ये विशाखापट्टनम टूर पर गई थी, तो उनका शक एकदम से यकीन में बदल जाता है और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और कृति को पकड़ लेती है। कृति से पूछती है कि तुमने विशाखापट्टनम की बताई थी और तुम हयात नगर में थी, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला और पूरा मामला क्या है ये बताओ। पुलिस जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो कृति की कॉल डिटेल्स भी हयात नगर की आती है। और फिर जो कृति घटना का खुलासा करती है और जो अपना जुर्म गुनाह कबूल करती है, वो सुनने के बाद मानो सब तंग रह जाते हैं। कृति बताती है कि मैं अपने घर पर ही रहकर अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी। मेरे पड़ोस में जो युवक रहता है जिसका नाम शशि है, उसके साथ मेरी प्रेम कहानी चल रही थी। और मेरा दोस्त जो बाल रेड्डी है, जिसकी यहाँ पर 2 दिनों तक मैं रही थी, वो भी मेरा बॉयफ्रेंड है। इन लोगों से मेरी बातचीत होती थी। मेरी माँ को ये बात पता थी और मेरी माँ आए दिन मुझसे मना किया करती थी। और 18 अक्टूबर को मेरी माँ इसी बात को लेकर मुझसे विवाद करती हैं कि मैं लड़कों से बातचीत करना बंद कर दूं, मैं फ़ोन कॉल पर किसी से बात ना किया करूं। और इसी बीच हम दोनों की जब बहस हो जाती है तो मैं गुस्से में आग बबूला हो जाती हूं और मैं फ़ैसला कर लेती हूं कि मैं अपनी माँ की हत्या कर डालूंगी और मैं अपने पड़ोसी प्रेमी
शशि से बोलती हूँ कि 19 अक्टूबर की रात घर पर आ जाना। और जब वो रात को आता है, मैं गेट खोलकर उसे बुला लेती हूँ। मेरी माँ कमरे में सो रही थी। हम लोग कमरे में पहुँचते हैं और उसके गले पर जो उसकी साड़ी थी उससे फंदा लगाकर उसकी हत्या कर देते हैं। माँ की मौत के बाद उस बेड से उसकी लाश को नीचे फेंक देते हैं और उसी बेड पर हम दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, वहीं पर खाते हैं पीते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, शशि मेरे साथ रहता है। दूसरा दिन लग जाता है और दूसरे दिन भी हम उसी बेड पर संबंध बनाते हैं। जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो लाश में से बदबू आने लगती है और 22 अक्टूबर को मैं शशि से बोलती हूँ कि हमें लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो फिर हम शशि रात के टाइम अपनी कार लाता है, कार के अंदर लाश को रख कर वहीं का जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर पटरी के बीच पर लाश को फेंक आते हैं कि जब ट्रेन आएगी लाश के टुकड़े हो जाएंगे और सबको लगेगा कि जो मेरी माँ है उसने अपनी जान खुद दी है। मैं वापस आती हूँ और जब सुबह होती है तो मेरा जो दोस्त था बाल रेड्डी, उसके पिता को मैं फ़ोन करती हूँ रजीता बनकर और अपनी माँ की आवाज़ में मैं उससे बोलती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे घर पर रहेगी, मैं अस्पताल में आई हुई हूँ। और मेरे जो बाल रेड्डी थे उनको यही लगता है कि मेरी माँ, मैं जो हूँ वो मेरी माँ बात कर रही है। और उसके बाद मैं वापस जो बाल रेड्डी थे उसके घर चली जाती हूँ और वहाँ पर घर पर जाने के बाद बाल रेड्डी का जो लड़का है उसके साथ भी मैं वहीं पर संबंध बनाती हूँ। और मैंने ये प्लानिंग बहुत सोच समझ कर तय की थी, लेकिन मैं पकड़ी गई। वहीं पुलिस कृति, शशि और जो बाल रेड्डी का बेटा था उन तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बाप बेटी, माता पिता और ये जो खून के रिश्ते हैं वो आखिर इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, और जो प्यार और जो अवैध संबंधों के रिश्ते हैं वो इतने भारी क्यों पड़ जाते हैं कि लोग अपने खून की, माता पिता की हत्या कर डालते हैं। इस पर घटना पर आप क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जितने भी अपराधी होते हैं, चाहे जो अपराध करने वाला होता है वो कितना भी ज़्यादा दिमाग चला ले, आखिर में वो पकड़ा जाता है, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसीलिए किसी भी अपराध को करने से पहले आप बहुत सोच समझ लें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और दोबारा ज़िंदगी मिलती नहीं है। इसीलिए अगर आपको कोई सलाह चाहिए या फिर कुछ डिस्कस करना है, एडवाइस चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और किसी भी परेशानी का हल आप पुलिस के साथ और समझौते से कर सकते हैं। हत्या करने का और कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली वालों की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि सोच समझ कर फैसला करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।